हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है, आज हम करने वाले भू विज्ञान। आपको पता होना चाहिए कि आपकी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपकी 41 IPD की टोटल 5000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें लगभग आपके 3000 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। आज मैं बताऊंगा भू विज्ञान से संबंधित आपको टॉप 100 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। आपको बता दूं, इस यूट्यूब चैनल पर आपको मात्र 1 घंटे के अंदर 300 से 350 तक क्वेश्चन कराए जा सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है यार, ऐसे यूट्यूब चैनल का सपोर्ट करो ना, जो आपका 1 घंटे के अंदर 300 से 400 क्वेश्चन कराता है। ऐसे का नहीं कि 1 घंटे के अंदर 10 क्वेश्चन कराता है। तो बता दूं आपको, 300 से 400 क्वेश्चन कराता हूँ, और वही क्वेश्चन कराता हूँ जो आज तक के आए हुए क्वेश्चन है। यार, आज तक के जो आए हुए पेपर्स कर लेता ना, वो इंसान बताना चाहूँगा बहुत कुछ कर सकता है। 80% मैटर है ना, उन्हीं की क्वेश्चनों में से आ जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को पूरा देखेंगे। और बताना चाहूँगा, यदि वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर दे, और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को ऑन कर ले। 41 IPD हो, चाहे आसाम राइफल हो, चाहे SSC GD हो, चाहे SSC आपका CGSL हो, चाहे SSC MTS हो, चाहे आपका SSB ट्रेड्समैन हो, SSB हेड कांस्टेबल हो, चाहे आपका CRP पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे BSF ट्रेड्समैन की आने वाली वैकेंसी हो, सारे डाउट्स आपको बताना चाहूँगा। सारे के लिए ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बेस्ट है। और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर सारे ट्रेड्समैन से रिलेटेड डिफेंस की यदि आप तैयारी करना चाहते हो, वर्दी पाना चाहते हो, अपने बदन पर वर्दी सजाना चाहते हो, तो आपसे बताना चाहूँगा एकदम आप सही जगह पर हो। और आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो, बेल आइकन के बटन को ऑन जरूर कर दो, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन वीडियो डालूँ वो आपको मिल जाए सबसे पहले। एक बात और बताना चाहूँगा, कैंडिडेटों को एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल जो कॉल सुविधा मात्र उपलब्ध कराता है, तो कॉल सुविधा भी आपके लिए उपलब्ध है। कॉल सुविधा आपको पता है कि सुबह 7 से 9 और शाम का 7 से 9 के बीच में कॉल करोगे, आपका कॉल का जवाब दिया जाएगा। हो सकता है कि दोपहर में भी आप कॉल करते हो तो आपको जवाब मिल जाए, पर यार संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि आपको पता है ना, मैं भी कुछ काम करता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है यार, शाम को 7 और सुबह 7 से 9 के बीच में ही आप कॉल करेंगे। इसके बीच में यदि इसके बीच में आप कॉल नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब कई बोलेंगे कैंडिडेट, बोलेंगे सर इसकी PDF, इसका आपका किस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को लें। तो बता दूं भाई, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर। टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको पूरी PDF उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम पर डेली PDF आ जाती है, जैसे आपकी क्लास खत्म होती है आपकी टेलीग्राम पर PDF उपलब्ध करा दी जाती है। प्लीज़ यार, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन के बटन को ऑन जरूर कर लेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो माना जाता है आपका पेसेल को। किसे माना जाता है? पेसेल को। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो आपको कौन है? अल बरूनी। क्या है? अल बरूनी। क्या है? अल बरूनी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है भाई, अल बरूनी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से करिए, ठीक है ना। वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? तो वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है? बताओ कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है? तो बताना चाहूंगा आपका हाइग्रोग्राफ। क्या? हाइग्रोग्राफ लिया जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप के झटकों को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। भूकंप के एक से अधिक समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? होमोसिस्लम। क्या? होमोसिस्लम। क्या? सिस्लम। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो बताओ, समान चुंबकीय स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो कहलाती है आपका आइसोगोलेन। आइसोगोलेन। क्या कहलाती है? आइसोगोलेन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो बताओ कब होती है? तो बताओ, आपका 3 जनवरी को होती है न्यूनतम दूरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका भाई ये क्वेश्चन। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से लीजिए। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। कौन सा है? शनि। कौन सा है? शनि है भाई, शनि। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा ग्रह है? तो सूर्य का सबसे दूर ग्रह आपका वरुण। कौन सा है? वरुण। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आते हैं भाई।
सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह को क्या कहते हैं? तो बताओ पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन आपकी किसे कहते हैं? शुक्र को। किसे कहते हैं? शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? बताओ किस ग्रह से टकराया था? सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु है ना, वो आपके बृहस्पति ग्रह से टकराया था। किससे? बृहस्पति ग्रह से। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? बताओ कौन सा है चुंबकीय पदार्थ? तो ध्यान से सुन लो, निकिल है। कौन सा है? निकिल है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब कहाँ होते हैं? तो बताओ कहाँ होते हैं? कसों मंडल में। किसमें होते हैं? कसों मंडल में होते हैं। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? बताओ कहाँ पर होती है 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी? तो बताना चाहूंगा, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी आपकी कर्क रेखा पर होती है। कहाँ होती है? कर्क रेखा पर होती है। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तटीय रेखा के विचलन का क्या कारण है? बताओ उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तटीय रेखा के विचलन का क्या कारण है? बताओ, आपको बताओ। एलुसियन द्वीप समूह है। क्या है? एलुसियन द्वीप समूह है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट आपका कोरेस्को। क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट कोरेस्को। क्या? कोरेस्को। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप का पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका। पठारी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका। पठारी महाद्वीप कौन सा है? तो पठारी महाद्वीप आपका अफ्रीका है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किसी प्रकार से पठारी महाद्वीप का नाम आता है आपको अफ्रीका। याद रखना है, अफ्रीका। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो बताओ एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जो आपका सिरोही के अंदर है। कहाँ है? सिरोही के अंदर है माउंट एवरेस्ट। कहाँ है? सिरोही के अंदर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी का उच्चवाच्य है? तो बताओ महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी का उच्चवाच्य है? तो बताना चाहूंगा आपको, प्रथम श्रेणी का। किस श्रेणी का है? प्रथम श्रेणी का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्लेट वर्तनार्थी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्लेट वर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हेंस ने किया था। किसने किया था? हैरी हेंस ने किया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मगन तट विस्तार है? तो बताओ संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मगन तट विस्तार है? तो 7.5% पर। विश्व में सबसे लंबे जलमग्न केलियन कहाँ पाए जाते हैं? तो विश्व में सबसे लंबे जलमग्न केलियन आपकी बेरिंग सागर में। कहा? बेरिंग सागर में। बोसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो बोसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? आपका एबीबोसोलाइट। क्या? एबीबोसोलाइट। एबीबोसोलाइट। किस देश में भूखंड से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगे सुनामी कहते हैं? किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो जापान को। किसे कहते हैं? जापान को। जापान को कहते हैं भाई। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थता एवं पुनर्सलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपके रीड ने। किसने किया था? रीड ने किया था। रीड ने। एयरबेस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो एयरबेस आपका अंटार्कटिक महाद्वीप में। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 30, ध्यान से सुनना। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल्य क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी आपका कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में स्थित है भाई। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन आता है आपका, तलकामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो तलकामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? तलकामाकन मरुभूमि आपके चीन में स्थित है। कहाँ स्थित है? चीन में। ड्रैगन है ना, चीन। युवाकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो युवाकार की घाटी आपकी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। हिमालय क्षेत्र। एक होता है हिमालय क्षेत्र और एक होता है हिमालय क्षेत्र, अलग अलग है भाई। शिप का निर्माण किससे होता है? तो शिप का निर्माण आपका पवन से होता है। पवन से होता है। किससे होता है? पवन से होता है शिप का निर्माण। पृथ्वी के वायुमंडल में कितना प्रतिशत भाग 29% किलोमीटर की ऊंचाई तक
पाया जाता है तो 97% भाग से, कितना 97% भाग से, ठीक है ना। वायुमंडल का सर्वाधिक वायुदाब सर्वाधिक होता है जब वायु ठंडी तथा शुष्क हो। क्या होती है? जब वायु ठंडी तथा शुष्क हो ना, तब वायुमंडल सर्वाधिक। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो प्रति चक्रवात में आपका केंद्र में क्या होता है? केंद्र में होता है, केंद्र में होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो समयहीन वर्षा। समयहीन वर्षा आपकी बिजली की चमक और बादलों की गर्जना के साथ होती है। किसके साथ? बादलों की गर्जना के साथ होती है। विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? तो पूर्वी अफ्रीका में। कहाँ स्थित है? विक्टोरिया झील आपके पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लगा लेना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो बता दो आपको, विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? आपके पूर्वी अफ्रीका में। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो आपका कौन सी है? मृत सागर। कौन सी है? मृत सागर। अगला क्वेश्चन, एंजिन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो एंजिन जलप्रपात आपका ओरिनिको पर है। कहाँ स्थित है? ओरिनिको पर स्थित है। कहाँ स्थित है? ओरिनिको पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर आपकी स्वेज नहर है। कौन सी है? स्वेज नहर है विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर। वर्ष 2000 और 2005 की अवधि में वन सेक्टर में सर्वाधिक ठंडास कहाँ देखा गया? वह कौन सा देश है? तो आपको इंडोनेशिया में। कहाँ देखा गया? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में देखा गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दक्षिणी अमेरिका का शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो दक्षिणी अमेरिका का शीतोष्ण आपको क्या कहते हैं? पेम्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेम्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेम्पा कहते हैं। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो जॉर्डन और इजराइल के मध्य आपका मृत सागर है। कौन सा है? मृत सागर है। सागरासु समुद्र किस महासागर में अवस्थित है? तो सागरासु समुद्र आपके अंटार्कटिक महासागर में अवस्थित है। किस महासागर में? अंटार्कटिक महासागर में। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो रेनेल जलधारा अंटार्कटिक महासागर की जलधारा है। किसकी है? रेनेल जलधारा अंटार्कटिक महासागर की जलधारा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति आपकी मेक्सिको की खाड़ी से होती है। कहाँ होती है? मेक्सिको की खाड़ी से होती है गल्फ स्ट्रीम, आपकी गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति। दैनिक जवार भाटा के मध्य समय अंतर क्या होता है? तो दैनिक जवार भाटा के मध्य आपका 24 घंटे 52 मिनट। क्या होता है? 24 घंटे 52 मिनट। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो गंगा नदी का डेल्टा आपका चापाकार है। कौन प्रकार का? चापाकार है। होंगांग नदी किस में गिरती है? तो होंगांग नदी पीला सागर में गिरती है। किस में गिरती है? पीला सागर में गिरती है, ठीक है ना। होंगांग नदी किस में गिरती है? पीला सागर में गिरती है। चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? चीन का शोक आपका होंगांग नदी के लिए प्रयोग किया जाता है। होंगांगो नदी है ना, उसके लिए चीन का शोक प्रयोग किया जाता है भाई। विश्व का सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी है ना, वो विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी है भाई, राइन नदी। कौन सी है? राइन नदी। याद रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को भी। आपको जो बता रहा हूँ ना, उन क्वेश्चन को जरूर देखना भाई। विश्व के सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध आपका रागोनस्की है। कौन सा है? राजोनस्की है, जो आपका ताजिकिस्तान में। किसमें? ताजिकिस्तान में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस शहर सीन नदी के तट पर स्थित है। आपको बता दूं, ये शहर कहाँ स्थित है, कौन सा अनुच्छेद, ये सब शॉर्टकट आपको वीडियो चाहिए तो शॉर्ट वीडियो भी आपको बना सकता हूँ, जिसमें 2 मिनट का 1 मिनट का वीडियो होगा। यदि आप चाहते हो तो ये वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन भी आपके बहुत आते हैं। फ्रांस की बोराडो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? फ्रांस की ब्रांडो बंदरगाह आपका गेरून नदी के स्थित है। कहाँ पर है? गेरून नदी के स्थित है। जमशेदपुर शहर किस नदियों के संगम पर बसा है? तो जमशेदपुर शहर आपके सवर्ण रेखा एवं खरगई पर। किस पर? सवर्ण रेखा एवं खरगई पर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, परवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमांगी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? आपका डेली ने किया था। किसने किया था? डेली ने किया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, तटीय परवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच में विकसित होने वाली लेनून को क्या कहा जाता है? तो आपका बोट चैनल कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बोट चैनल कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो विश्व में सर्वाधिक लवणता आपके वोन झील में पाई जाती है। किसमें? वोन झील में पाई जाती है। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा पूर्वोत्तर भारत में होती है। कहाँ होती है? पूर्वोत्तर भारत में होती है। अगला क्वेश्चन, रबड़ की किस प्राकृतिक प्रदेश को उपज होती है? तो रबड़ की किस प्राकृतिक प्रदेश में उपज होती है? तो विश्ववतीय प्रदेश। कहाँ पर होती है? विश्ववतीय प्रदेश में रबड़ की प्राकृतिक प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पत्ति होती है। दक्षिणी अमेरिका के मध्य चिली किसका उदाहरण है? तो दक्षिणी अमेरिका के मध्य भूमध्य सागरीय प्रदेश का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? भूमध्य सागरीय प्रदेश का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उष्ण मानसून प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ होता है? तो उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार एशिया में। कहाँ है? एशिया में भाई, एशिया में। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो कांगो घाटी में आपकी विश्ववतीय जलवायु पाई जाती है। विश्ववतीय जलवायु पाई जाती है कांगो घाटी में आपकी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो मानसूनी प्रदेश को वो वर्धशील प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्धशील प्रदेश को वर्धशील प्रदेश कहा जाता है मानसूनी प्रदेश को। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। कौन सा है? चीन है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया जाता है? तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में आपका अमेजन बेसिन से लाया जाता है। कौन सा लाया जाता है? अमेजन बेसिन से लाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश चीन है। कौन सा है? चीन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अजमेर की घाटी जो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? तो टर्की में स्थित है। किस देश में स्थित है? टर्की में स्थित है। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो भारत में पाया जाता है। किस देश में पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? तो श्रीलंका से। किसका? श्रीलंका का। श्रीलंका का किसका? श्रीलंका का पड़ना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ट्रक फार्मिंग के लिए अभिप्राय क्या है? तो ट्रक फार्मिंग बागानी कृषि से। किससे? बागानी कृषि से। ट्रक फार्मिंग क्या है? बागानी कृषि से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, संघन खेती के लिए खतियार क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? तो आपका सिंचित क्षेत्र का होना चाहिए। खतियार क्षेत्र आपका किस तरह का होना चाहिए? सिंचित क्षेत्र का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो अमेरिका। तांबे का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका अमेरिका है। कौन सा है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। देश का पावरफुल देश, विश्व का पावरफुल देश। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा आपका? एंटवर्प। क्या है? एंटवर्प। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र एंटवर्प है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विश्व का वृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व का वृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र ग्रैंड बैंक है। कौन सा है? ग्रैंड बैंक है। ग्रेट बैंक है। किस प्रदेश की कुल जलवायु तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुमान क्या कहलाता है? तो कार्किक घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्किक घनत्व कहलाता है। कार्किक घनत्व कहलाता है। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा है? सबसे बड़ा देश आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आपका नाइजीरिया है। कौन सा है? नाइजीरिया। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक आपकी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया है। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप में देशों की देखा जाता है वह कौन सा है? तो एशिया। कौन सा है? एशिया है। कौन सा है? एशिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 80, भारत और चीन में वर्तमान जनैकी संक्रमण किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो तृतीय से। किससे? तृतीय से। किसे? तृतीय से। सार्क देशों का सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो बांग्लादेश। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। अगला क्वेश्चन आता है आपका, किरगिज खां की धुमकड़ी जनजाति है। तो किरगिज आपका मध्य एशिया की धुमकड़ी जनजाति है। कहाँ की? मध्य एशिया की धुमकड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विश्व के किस मरुस्थल में बुसेन नामक जलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो विश्व में किस मरुस्थल में किस मानक जलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो आपका कालाहारी। कौन सा? कालाहारी। कालाहारी।
शिकार के लिए हार्मोन का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो शिकार के लिए हार्मोन का प्रयोग आपका एक एक्सकीमो कौन सी करती है? एक्सकीमो आपकी जनजाति है वो शिकार के लिए हार्मोन का प्रयोग करती है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? तो आपका क्रेटिना। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? क्रेटिना। क्या है? क्रिस्टिना आपका। जायरे का आधुनिक नाम क्या है? तो जायरे का आधुनिक नाम आपका कांगो गणराज्य। कौन सा है? कांगो गणराज्य। अगला क्वेश्चन आता है आपका बोतेस्वा का प्राचीन नाम क्या है? तो बोतेस्वा का प्राचीन नाम है बेचू आइलैंड। बेचू आइलैंड। कौन सा है? बेचू आइलैंड। किस देश का प्राचीन नाम रामोसा था? किस देश का प्राचीन नाम आपका? ताइवान का। ताइवान का प्राचीन नाम रामोसा था। क्या था? ताइवान का प्राचीन नाम रामोसा था। एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? एशिया का प्रवेश द्वार आपका तुर्की कहलाता है। कौन सा देश कहलाता है? तुर्की आपका एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किया जाने वाला देश कौन सा है? उत्तर इंडोनेशिया, सोमालिया, जिबूती। तो इंडोनेशिया, सोमालिया और जिबूती। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो कौन सा देश कहलाता है? आपका ऑस्ट्रेलिया देश है ना, वो प्यासी भूमि वाला देश कहलाता है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। यूरोप के किस देश में लघु यूरोप कहा जाता है? तो यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? फ्रांस को। क्या कहा जाता है? फ्रांस को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 आता है आपका स्वापिल मिनारू का शहर। स्वापिल मिनारू का शहर के उपनाम कौन सा नगर जाना जाता है? तो आपका ऑक्सफोर्ड। क्या कहलाता है? ऑक्सफोर्ड। क्या कहलाता है? ऑक्सफोर्ड। निधि शहर के नाम से जाना जाता है कौन सा शहर? अल्लास। कौन सा? निधि शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो आपका जाना जाता है अल्लास। कौन सा जाना जाता है? अल्लास। किस शहर के पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो सिंगापुर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सिंगापुर को प्रवेश द्वार, पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? तो सोवो पालो। कौन सा? सोवो पालो आपका ब्राजील का मैनचेस्टर कहलाता है। सोवो पालो। इंग्लैंड का बगीचा कौन सा कहलाता है? तो इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है केंट। कौन सा कहलाता है? केंट। क्या कहलाता है? केंट। दक्षिणी पूर्वी एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो दक्षिणी पूर्वी एशिया का स्थल अवरुद्ध देश आपका लासो है। क्या है? लासोस है। क्या है? लासोस है। क्या है? लासोस है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे भू अवमिष्टित देश कौन सा है? तो भू अवमिष्टित देश कौन सा? आपका मंगोलिया। कौन सा? मंगोलिया। आपको बता दूं ये आपके टोटल 100 क्वेश्चन थे आपके जो भू विज्ञान से संबंधित है। आपको बता दूं अभी हम 50 से 100 क्वेश्चन और करने वाले हैं, क्योंकि भाई बात ऐसी है कि 100 क्वेश्चन के काम नहीं होने वाला। अभी आपकी एग्ज़ाम आपके सर के ऊपर है, और यदि आपको एग्ज़ाम पास करना है तो ये नहीं सोचना कि आज का टॉपिक क्लियर हो गया। नहीं, टॉपिक नहीं, हमें क्वेश्चन से मतलब है। 200 क्वेश्चन कम से कम डेली होने चाहिए भाई। कम से कम डेली 200 क्वेश्चन होने चाहिए। और डेली जो बच्चा 200 क्वेश्चन में बता रहा हूँ ना वो करेगा ना, बताना चाहूँगा 50 में से हर कोई बच्चा जिसने ये क्लास पूरी ली है, 50 में से बताना चाहूँगा 35 से 40 जो आपका आने वाले ना क्वेश्चन वो जरूर करके आएगा भाई। उस दिन पेपर दे के आओ ना, उस दिन देख लेना, बाद में मत बोलना भाई आपने कुछ गलत पढ़ाया। ना तो कभी गलत बताऊंगा, ना ही कभी गलत का सपोर्ट करता हूँ, ना ही कभी करूँगा। पेपर में 35 से 40 क्वेश्चन ना आ जाए ना तो बोल देना यार। आपको बता दूं 35 से 40 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन को और करेंगे, और वीडियो को लाइक करना कभी ना बोले, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो चलो शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक एक भी टोटल 100 क्वेश्चन आज हम ले लेते हैं, क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चन से लेना बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि। तो देखो हम जीव विज्ञान का कुछ क्वेश्चन आज कर लेते हैं। 100 क्वेश्चन पर जीव विज्ञान के चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जीव विज्ञान के टोटल 500 क्वेश्चन के लगभग है। जीव विज्ञान के बताना चाहूँगा 500 क्वेश्चन के लगभग है, इसलिए जीव विज्ञान की 3 क्लासें होने के चांसेस हैं। आज हम 100 क्वेश्चन जीव विज्ञान का भी कर लेते हैं। चलो कौन सा है? कौन सा जानवर ज़्यादातर बाँस खाता है? तो कौन सा कहलाता है? तो लाल पांडा है ना, वो ज़्यादातर बाँस कहलाता है। कौन खाता है? लाल पांडा नाम का जो जानवर है वो आपका ज़्यादातर बाँस खाता है। गन्ने में लाल सड़न की के लिए कौन जिम्मेदार? तो गन्ने में लाल सड़न के लिए कौन जिम्मेदार आपका? तो आपको बता दूं कोल आपका कैलोरिटिन हम फंगलम्स। कौन सा? पेरोटिन है फंगलम्स। कौन सा कवक मूंगफली का टिक्का के रोग के लिए जिम्मेदार? तो आपका
के केरोपोरसा एवं पोजिस्टोना, क्या केरोपोरसा एवं पोजिस्टोना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देख ले, मालिश और व्यायाम के माध्यम से शरीर के दोषों का इलाज किया जाता है, तो फिजियोथेरेपी क्या कहलाती है? फिजियोथेरेपी कहलाती है। क्या कहलाती है? फिजियोथेरेपी कहलाती है। अगला क्वेश्चन हम कहते हैं, भ्रूण के विकास के लिए विकास अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका भ्रूण विज्ञान क्या कहलाता है? भ्रूण के विकास और विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भ्रूण विज्ञान कहते हैं। नाड़ी और धमनी का रक्तचाप का अध्ययन को क्या कहलाता है? तो आपका सिम्प्लोमोजी। क्या कहलाते हैं? सिम्प्लोमोजी आपका नाड़ी और रक्तचाप का। पौधे और पशुओं पर जहरीले रासायनिक पदार्थों के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपका विश्व विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? विश्व विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? विश्व विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? विश्व विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जो मनुष्य की त्वचा के अध्ययन से संबंधित है, तो त्वचा विज्ञान क्या कहलाती है? त्वचा विज्ञान क्या कहलाता है? त्वचा विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वचा विज्ञान कहलाता है। प्रोटीन का स्रोत जो आसानी से पच जाता है, जो सोयाबीन होता है ना, वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत भी माना जाता है। और सोयाबीन को मैंने बता रखा है आपका सबसे आसानी से पच जाता है। कितना प्रतिशत पानी मानव के रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है? तो 91 से 92% पानी है ना, वो मानव के रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मानव के रक्त प्लाज्मा में। आपका 91 से 92% पानी है ना, वो मानव के रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा एंजाइम दूध को पचाने में सहायक होता है? तो आपका रेमेन। कौन सा होता है? रेमेन। एग्जाम आप एंजाइम दूध को पचाने में सहायक है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा प्यास, भूख और नींद का केंद्र है? तो कौन सा हिस्सा होता है आपका? हाइपोप्लोटम्स। क्या होता है? हाइपोप्लोटम्स आपका भूख और प्यास की नींद में। कौन सा रोगाणुरोधी दवा टीबी के कुष्ठ रोग के इलाज के लिए उपयुक्त है? तो आपका रेपोफिनिप्स। क्या कहलाता है? रेपोफिनिप्स कहलाता है। क्या कहलाता है? रेपोफिनिप्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण के लिए किसको नोबेल प्राइज दिया गया? तो आपका कोरन बेरे को। किसे? कोरन बेरे को डीएनए के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। पर मस्तिष्क तंत्र के अवैध घटक क्या था? पानी। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पर मस्तिष्क परिस्थितिकी तंत्र का अवैध घटक कौन सा है? पानी। कौन सा ऊर्जा का स्रोत प्रदूषण के लिए सामान्य नहीं है? तो सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है, वो प्रदूषण के लिए सामान्य नहीं है। अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन की परत छिद्र की खोज कब की गई? तो 1985 में, 1985 को अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन परत में छिद्र हो चुका है, इसकी खोज कर ली गई थी। कौन सा पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित किया गया? तो कोबर्ट। कौन सा? कोबर्ट। कौन सा? कोबर्ट। कौन सा? कोबर्ट पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको भारत में स्थापित किया गया। कौन सा संगठन रेड डाटा बुक बनाए रखने के लिए जिम्मेदार? तो IUCN। कौन सा? IUCN। कौन सा वैज्ञानिक जाति एल एलेनिना की स्थापना की? तो लैंडमार्क। किसने? लैंडमार्क। एडवर्ड जेंडर ने किस रोग से संबंधित है? चेतक से संबंधित है एडवर्ड जेंडर। कौन सा हानिकारक तत्व तंबाकू में मौजूद होता है? निकोटीन नामक हानिकारक तत्व तंबाकू में मौजूद होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 22 बहुत बार आ चुका है। जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? तो आपका ओपरिन ने। किसने? ओपरिन ने। दिल की कितनी जोड़ी होने पर एक केंचुआ पाया जाता है? तो 4। दिल की कितनी जोड़ी होने पर एक केंचुआ पाया जाता है? तो 4 जोड़ी होने पर। 1942 में बंगाल अकाल के कारण क्या हुआ था? चावल की पत्ती के धब्बे। चावल अकाल का कारण क्या था? तो चावल की पत्ती में धब्बे। क्या? चावल की पत्ती में धब्बे। मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का ताप आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो थियोफ्रास्टस को। किसे कहते हैं? थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका किस भाग में होता है? तो भोजन का ऊर्जा का परिवर्तन आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आपका श्राइडाइन और स्वान ने। किसने? श्राइडाइन और स्वान ने। यूरेसियल किस में पाया जाता है? तो यूरेसियल आपका RNA में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? RNA में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के प्रकाश का स्रोत क्या है? तो इलेक्ट्रॉन किरणें। क्या है? इलेक्ट्रॉन किरणें। अगला क्वेश्चन हम कहते हैं, प्लेटाइनम बंध किसके बीच में उपस्थित होते? तो एमिनो अम्ल के बीच में। किसमें? एमिनो अम्ल के बीच में। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण राइसोसोम में होता है। कहाँ होता है? राइसोसोम में होता है। कहाँ होता है? राइसोसोम में होता है।
कौन सा उत्तक अद्वितीय वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? तो कौन सा उत्तक होता है आपका? कैम्बियन। कौन सा होता है? कैम्बियन। ये जो पास पास आवाजें आ रही है ना भाई, इस पर ध्यान ना दो, क्योंकि यार मैं ये वीडियो घर पर बना रहा हूँ, तो घर पर देखो पास पास आवाजें आती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको आवाज़ों पे ध्यान दो, आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, जो क्वेश्चन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि ये पास पास की आवाज़ें। भारत में नॉर्मन बोरलॉग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका हरित क्रांति के लिए। किसके लिए? हरित क्रांति के लिए। कौन सा उत्तक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? तो जाइलम। कौन सा उत्तक करता है? जाइलम। कपास के रेशे पौधे की किस भाग में पाया जाता है? तो बीजू के अधिचर्मी रोम में। किसमें? बीजू के अधिचर्मी रोम में पाया जाता है कपास के रेशे। अगला क्वेश्चन कहते हैं हम, श्वसन का मूल एवं न्यूटेमेटोपोर किस पौधे में पाया जाता है? आपको जूसिया में। किसमें पाया जाता है? जूसिया में। चंदन में सामान्यतः क्या माना जाता है? तो चंदन में आंशिक मूल परजीवी। चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। गन्ना और गेहूं किसके लिए परागण होता है? तो गन्ना और गेहूं आपके हवा द्वारा परागण होता है। किसके लिए? हवा द्वारा परागण होता है। वाष्प ऊर्ध्वधन मापी यंत्र कौन सा है? तो वाष्प ऊर्ध्वधन मापी आपका पोटामीटर है। क्या है? पोटोमीटर है। कौन सा है? पोटोमीटर है। सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हिरण की सबसे बड़ी आंख होती है। किसकी होती है? हिरण की सबसे बड़ी आंख होती है। दिखने में छोटा होता है पर वही आंख सबसे बड़ी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, विश्व का पावरफुल देश। बोटानी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो बोटानी शब्द की उत्पत्ति आपकी ग्रीक भाषा से हुई थी। किससे हुई थी? ग्रीक भाषा से हुई थी। पौधे का आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधे का आंतरिक संरचना का अध्ययन आपका शारीरिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? शारीरिकी कहलाता है। जीवित प्राणियों में शरीर के होने 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 वाली कौन सी एक प्रक्रिया पाचक क्रिया कहलाती है? तो प्रोटीन का एमिनो अम्ल का विघटन। क्या कहलाता है? प्रोटीन का एमिनो अम्ल का विघटन। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो आपका ट्रिप्सिन। क्या कहलाता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। उन देशों में जहाँ के लोग वो मुख्यतः खाद्यान्न पॉलिसी किया हुआ है चावल, वे लोग पीड़ित होते हैं बेरी रोग से। बेरी रोग से पीड़ित होते हैं भाई। मांसपेशियों में किसको एकत्रित होने से थकान होती है? तो आपका लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने मांसपेशियों में थकान उत्पन्न होती है। जी जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका लेमार्क तथा ट्यूरेटनिस ने। किसने? ट्यूरेटनिस ने और लेमार्क ने। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारी के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम कहते हैं, फालाइकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो फालाइकोलॉजी में आपका शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन आपका पारिस्थितिकी के अंदर किया जाता है। किसके अंदर? पारिस्थितिकी के अंदर किया जाता है। फूलों के संवर्धन में विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन में आपका फेरोकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरोकल्चर आपके फूलों के संवर्धन में कहते हैं। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका आर्बो आर्बोलेरिकल्चर कहलाता है। क्या कहता है? आर्बोलेरिकल्चर कहलाता है। माइक्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइक्रोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? तो कृषि के साथ साथ उस भूमि का काष्ठीय एवं बारहमासी वृक्ष लगाना है। कृषि के साथ साथ उस भूमि पर काष्ठीय एवं बारहमासी वृक्ष लगाना। एक्सरोबायोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन किया? तो बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष के जीवन का। बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष के जीवन का। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल। क्या होता है? जल। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 60, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पत्ती होती है ना पौधे की, वो श्वसन क्रिया करती है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पत्ते आपका। कच्चे फलों में कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आपका एसिटिन का। किससे? एसिटिलीन का। क्या? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक वल्लियों की संख्या के आधार पर। अब वार्षिक वल्ली की संख्या बताऊँ आपको। जैसे आप वृक्ष को काटोगे ना, ये तना को काटोगे बीच में से, तो आपको पता होगा बीच बीच में धारियाँ बनी होती है। तो बीच बीच में धारियाँ बनी होती है, तो हर वर्ष में एक धारी आपको ऊपर ऊपर होती है। तो हर वृक्ष की एक धारी होती है, तो उसको गिनकर आपकी वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है। ये ध्यान रखना। नेत्रदान में दांत
नेत्रदान में दाता की आंखों का कौन सा उपयोग है? तो रेटिना। कौन सा? रेटिना। साधारण मानव के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23। जो आपका 46 जोड़ा होता है, जिसमें आपको 23 जोड़े होते हैं, ठीक है ना। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो उरु यानी जांग की हड्डी सबसे लंबी होती है। उरु भी बोलते हैं इसको और फीमर की हड्डी भी बोलते हैं भाई। गाय और भैंसों के थनों दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो आपका ऑक्सीटोसिन। कौन सी? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। परक नली के शिशु से संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो शिशु परक परिवर्धन परक नली के अंदर होता है। शिशु का परिवर्धन परक नली के अंदर होता है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में पसलियों के आपके 12 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो आपका लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। हल्दी के पौधों को खाने योग्य हिस्सा कौन सा? तो आपका परगंध। क्या होता है? परगंध हल्दी के पौधों में खाने हिस्सा होता है। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो सेब आपका एक निम्न कूट फल है। कौन सा रूपांतरित तना आलू है? तो कौन सा रूपांतरित तना है? तो आलू आपका रूपांतरित तना आलू है। भोजपत्र उत्पन्न होता है। तो भोजपत्र आपका बेटुआ की छाल से। किससे? बेटुआ की छाल से आपका भोजपत्र उत्पन्न होता है। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ होती है? तो द्वीपों की संख्या सर्वाधिक आपके प्रशांत महासागर में। कहाँ होती है? प्रशांत महासागर में। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक सरल रेखा में स्थित होती है, तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो आपका दैनिक जवार क्या कहलाता है? क्या कहते हैं? दैनिक जवार। मैं बता दूं, यदि तीनों एक दिशा में होता है ना, समुद्र के अंदर एक बहुत भयंकर तूफान भी है, जवार भी उत्पन्न होता है। जवार किसे बोलते हैं? जवार बोलते हैं जो समुद्र के अंदर तूफान आता है, जो गोल गोल दिशा में आगे बढ़ता रहता है, उसे जवार बोलते हैं। तीनों एक दिशा में होते हैं, समुद्र के अंदर बहुत तूफान उठता है भाई। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो सर्वाधिक लवणता वाला सागर आपका वोन लेक है। कौन सा है? वोन लेक है। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तान तथा उप रेगिस्तानी जलवायु दिशाओं के अंतर्गत होता है? तो आपका रेडिनोसोल। किसने? रेडिनोसोल। किसने? रेडिनोसोल। अगला क्वेश्चन, जल के पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो आपका हाइड्रोपाइड। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोपाइड कहलाते हैं। मालवावार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो आपका वर्षावन। कौन सी वर्षावन? आलू की किस कुल से संबंधित है? तो आलू आपका सोरिनेसी के। किससे संबंधित है? आलू आपके सोरिनेसी से। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? तो दालचीनी आपके छाल के पेड़ से प्राप्त होती है। तारबीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तारबीन के तेल ताड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। किसी? ताड़ के वृक्ष के। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की। किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। पौधे किस भाग की कॉपी प्राप्त होती है? तो पौधों में किस भाग से कॉपी प्राप्त होती है? बीजू से। किससे? बीजू से। निम्नलिखित में से किससे प्रोटीन सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सोयाबीन का प्रोटीन सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु के कारण। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये कथन किसका? तो लेग मार्क। किसका? लेग मार्क का। अंतरिक्ष में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? आपका जीरोफाइट्स। क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स अंतरिक्ष में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। लोहा प्रचुर मात्रा में किसे में पाए जाते हैं? तो लोहा प्रचुर मात्रा में हरी सब्जी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हरी सब्जी में पाए जाते हैं। मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होती है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक यूरिया आपके मूत्र में होती है। मूत्र में सबसे अधिक यूरिया पाई जाती है। निम्नलिखित में से किससे एंजाइम नहीं पाए जाते? तो विषाणु के आपके एंजाइम नहीं पाए जाते। किसे? एंजाइम नहीं पाए जाते। एंड वंडर जेंडर ने किसकी खोज की थी? तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एंड वंडर जेंडर ने। एड्स से होने का कारण क्या है? तो एड्स से होना T4 लाइपोसाइड की कमी। क्या होता है? T4 लाइपोसाइड की कमी। एड्स वायरस क्या होता है? तो एड्स वायरस एक सूची का आरएनए। एक सूची का आरएनए। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति आपका सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। लाल सागर का लाल रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल सागर का लाल रंग होता है। गलगंड रोग किससे समुद्री खरपतवार होने खाने से बचा जा सकता है? क्योंकि इसमें पाया जाता है तो आयोडीन। क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपका एडवर्ड फ्लेमिंग ने। किसने की थी?
एक्सवेंडर जेलेंडर फ्लेमिंग ने, किसने की थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लाइकेन की निम्न में से किसका सूचक है? तो लाइकेन आपके वायु प्रदूषण का सूचक है। कूनेन किससे प्राप्त होता है? तो कूनेन आपके सिलिकॉना से प्राप्त होता है। तो टोटल हमने आज बता रहा हूँ 100 क्वेश्चन कर लिए। 40 से 45 मिनट की क्लास हुई, ज़्यादा क्लास नहीं, इससे ज़्यादा यार आपको कोई नहीं करा सकता। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब आज ही कर लो और बेल आइकन के बटन को ऑन करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आपको सारी जानकारी आपको पल पल की उपलब्ध हो सके। आसाम राइफल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको विशेष सीरीज लेकर आ रहा हूँ आपकी बहुत जल्द। आसाम राइफल के लिए जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग तीनों के तीनों चारों सब्जेक्ट आपको कराने वाला हूँ और इंग्लिश भी आपको करा दूंगा। तो और क्या चाहिए भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, आप तो बस सपोर्ट कीजिए। आपका भाई आपके साथ हमेशा और हमेशा खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कमेंट करने के साथ साथ एक बात और बता दूं, वीडियो को पूरा देखा करो ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो सके। आधा अधूरा वीडियो देखोगे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। वो बात नहीं सुनी क्या बड़े बुजुर्गों से कि आधा अधूरा जो भी ज्ञान होता है ना, वो हमेशा फ़ायदा नहीं करता है, यानी कि हमेशा नुकसान ही करता है। तो आधा अधूरे से तो अच्छा है इससे नो बिना 1% ही ना ले, और यदि लेना स्टार्ट कर दिया, ये सोच लिया मन के अंदर कि नहीं मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, तो आपको बता दूं पूरा 100% अपना दिमाग को उसके ऊपर लगाइए। आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100% सक्सेस हो जाओगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। प्लीज़ यार वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।